नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के एक रैप के बारे में, किस तरह से मार्केट्स रहा और साथ ही साथ आगे आने वाले हफ्ते में आप क्या कर सकते हैं, किन शेयरों पर आप दांव लगा सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करते हैं हमारे जानकारों से। इस हफ्ते भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सनी सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और नरेंद्र सर भी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे शो में अलग अलग स्टॉक्स को लेकर भी और मार्केट्स को लेकर भी, उनका व्यू क्या है और किस तरह से वो अभी बाजार को देख रहे हैं। लेकिन दोनों से बातचीट करने से पहले एक बारी इस पूरे हफ्ते के मार्केट के मोमेंटम के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस तरह से इस हफ्ते बाजार ने कामकाज किया। दरअसल ये हफ्ते में मार्केट मिड कैप के लिए तो बढ़िया रहा, लगातार नए हाईज बनते हुए दिखाई पड़े मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। महज 1/4% की बढ़त के साथ निफ्टी और सेंसेक्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक जो कि ½ % के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी या मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते में रियल्टी इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। मेटल इंडेक्स में करीब 1% की तेजी रही। फार्मा, एनर्जी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पे खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में भी कुछ हद तक 1% के आसपास की बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर रहा आईटी में, आईटी दबाव में रहा। पीएसयू बैंक्स प्रेशर में रहे, करीब 2% की बिकवाली पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो स्पेसिफिक स्टोरीज थी जैसे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे नाम जो कि शानदार चले। इसके अलावा बीपीसीएल, भारती, डीवी स्लैब जैसे नाम जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इस पूरे हफ्ते के लैगार्ड्स में आपको दिखेगा सिप्ला, न्यूज़ फ्लोज के बीच में बिकवाली, ओएनजीसी, कोल इंडिया, थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर आता दिखाई पड़ा। स्पेशली कोल इंडिया में वो एडजस्टमेंट की वजह से आपको प्रेशर दिख रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस 7000 के जोन्स में पहुँच गया। तो ये कुछ ऐसे नाम जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। अब आगे की रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों जानकार मौजूद भी हैं। नरेंद्र सर नमस्कार, सनी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक टेक चाहूँगा आप दोनों का, खासतौर से शुरुआत में नरेंद्र सर से करता हूँ। नरेंद्र सर, इंडेक्स वाइज एक रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है, लेकिन अब आगे के ट्रिगर्स में इलेक्शन के आउटकम होंगे, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होगी, ऑटो सेल्स के नंबर्स का आगाज़ हो जाएगा 1 तारीख से। सो इस तरह के बहुत सारे ट्रिगर अभी अवेटेड हैं, अर्निंग्स खत्म हो गई है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में, कैसी स्थिति रहेगी? जी नमस्कार जी। ओवरऑल मार्केट्स का अगर आप ब्रेड देखें तो काफी हेल्दी है और कंफर्टेबल है मार्केट्स, और फिलहाल अभी कोई वोलेटाइल इवेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अभी जो वीक खत्म हुआ उसकी अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल ने जिस हिसाब से गिरावट दिखाई है और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है थोड़ी काम डाउन होती हुई दिखी है, तो इसका डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा आने वाले हफ्तों में। और जहां तक इंडेक्स की बात है तो डेफिनेटली जो अपने मेजर इंडिसेस है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का काफी मेजर वेटेज है, जिसके कारण वो थोड़ा सा कम चलता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज ये सेक्टर काफी टाइम से इसमें जो बिगीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे तो वहां पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वीक भी हुआ है, और जो रिकवरी आफ्टर द अर्निंग्स सीजन जो आई है वो आगे आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहने की बिल्कुल गुंजाइश है। और इलेक्शन का रिजल्ट मेरे ख्याल से मार्केट ने मोटा मोटी फैक्टर इन कर लिया है, और वीकेंड जो एग्जिट पोल्स आएंगे उसमें काफी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बट ओवरऑल मार्केट ने फैक्टर इन इलेक्शन का तो कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग कोई हमको ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। और आने वाले हफ्ते में मार्केट इसी हिसाब से वाइब्रेट और अच्छी ब्रेड दिखाएगा। तो आने वाले हफ्तों में भी मार्केट्स ने कुछ हद तक चीज़ें डिस्काउंट कर रखी हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज वहाँ पे ज़्यादा रहेंगी। सनी सर, मिड कैप स्मॉल कैप स्टार बने हुए हैं इस समय, क्योंकि बाज़ार में एक थीम आती है, उस थीम के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। कभी वो थीम एनबीएफसी होती है, कभी इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियाँ कभी बन जाती हैं, ऐसे कभी डिफेंस, कभी रेलवे, तो ऐसे थीम चल रही है और थीम्स के हिसाब से कामकाज हो रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड इवनिंग। डेफिनेटली मार्केट में जो अंडर करंट है काफी स्ट्रांग है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आप डेली अगर 52 वीक हाई लो की लिस्ट देखोगे तो तकरीबन 250 से 400 स्टॉक डेली 52 वीक का एक नया हाई दर्ज करते हैं, और ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में जो अंडर करंट है काफी स्ट्रांग है। इसका एक अगर मैं ये नंबर को अगर कंपेयर करूँ कि डेली जो एक्टिव ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं तकरीबन 3-3.5 हजार स्टॉक्स होते हैं बीएससी पे, और उसमें से अगर 10% स्टॉक अपना नया 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर साइन है कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी इन्फ्लो आ रहा है और उसी का एक इम्पैक्ट। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप के अगर अब मैं कल का दिन देखूं, जहां हमने देखा कि जो ऑटो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें सभी स्टॉक ने एक अपना नया 52 वीक हाई दर्ज किया था। तो अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। आपने बहुत सही कहा कि रोटेशन सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन चल रहा है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें एक
अच्छी खासी रैली देखी गई। ऑब्वियसली मार्केट जो ब्रॉडर की बेंचमार्क इंडाइसेस है जैसे सेंसेक्स निफ्टी वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप अंडर करंट काफी ज्यादा तेज और सेक्टर रोटेशन के दम पर अलग अलग स्टॉक्स सेक्टर्स चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इस बाजार में सबसे चैलेंजिंग होता है कहां पर आप वैल्यू ढूंढें, कहां पर आप पैसा डालें, जबकि ऑलरेडी शेयर कई कई गुना ऊपर आ चुके हैं। तो ये सबसे टफ काम दोनों जानकार करेंगे। तो नरेंद्र जी के साथ शुरुआत करते हैं। नरेंद्र जी बताइए, पहला नाम आपने क्या चुना? जी, इसमें हमारा पहला जो नाम है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। कंपनी का नाम है उनो मिंडा लिमिटेड। और अगर आप लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने सरप्राइज किया है अपना रिजल्ट्स के थ्रू, जो कि जिसमें इसका एबिटा हमारे एस्टिमेट से ऊपर आया। और एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस डिसरप्शन प्रूफ भी है, जो मैनेजमेंट के हिसाब से ग्रोथ स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है। और डिसरप्शन प्रूफ इसलिए कहूंगा मैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिसरप्शन है वो इस स्पेस में ईवी को लेकर आता है। और कंपनी की जो स्ट्रेटेजी ईवी के लिए वो काफी बेहतरीन है। कंपनी का जो केपेक्स और जो एग्रेसिव प्लान है ईवी को लेकर वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आगे आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी का 20% रेवेन्यू ग्रोथ और 25% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इजीली। इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो 780 रुपीज का होगा। ऊनो मिंडा 780 रुपए के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को देख सकते हो। और एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल इस कंपनी के, और ना केवल डोमेस्टिक फ्रंट पे बल्कि इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कंपनी का एक अच्छी पैठ। मेजरली सारी ऑटोमोबाइल की जो जाइंट्स हैं वो इसका उनको ये कंपनी सप्लाई करती है। तो एक अच्छे फंडामेंटल ड्रिवन स्टॉक, और अगर आप कुछ बेट करना चाह रहे हैं ऑटो एंसिलरी में तो ऊनो मिंडा एक नाम हो सकता है। सनी सर, पहला नाम आपकी तरफ से। मेरे तरफ से पहला नाम रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 3800 रुपीज है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 4200 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है। दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। स्पेशली जो इनका सीएसएम सेगमेंट है एक्सपोर्ट का, उसमें हमने देखा था कि सेकंड क्वार्टर में $1.8 बिलियन की ऑर्डर बुक है। एट द सेम टाइम सेकंड क्वार्टर में ये कंपनी ने पूरे सेक्टर से हटके नतीजे दिए थे, जिसमें हमने देखा था कि सेल्स तकरीबन 20% बढ़ा था और प्रॉफिट 43% बढ़ करके 481 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। इबिटा मार्जिन में भी हमने एक्सपेंशन देखा था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक पीआई इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है। और जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक है और जिस तरह से कंपनी की कमेंट्री आ रही है, मुझे लगता है कि FY24 काफी स्ट्रॉन्ग नोट पर कंपनी क्लोज करेगी। 18 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ हम देखेंगे। और जब मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें तो डेफिनेटली प्रॉफिट का ग्रोथ भी बेहतर ही रहेगा। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो तकरीबन 30 टाइम्स FY25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड करेगी। ओके, तो सनी सर, ये पूरा केमिकल स्पेस में एक हैंगओवर था बहुत समय से, चाहे SRF हो, अतुल हो, इवन आरती इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट इंग्रेविया, UPL, तो ये बाकी कंपनियों में भी हैंगओवर चल रहा है। मान के चले खत्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आई थिंक ऑन अ रिलेटिव बेसिस कमेंट्री थोड़ी सभी कंपनी की ओर से थोड़ी बेहतर आ रही है। बट एट द सेम टाइम एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि इवन दिसंबर क्वार्टर जो है केमिकल कंपनी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बट जैसे मार्केट हम कहते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है और मार्केट में जब पैसे बनाने के मौके कम होते हैं तो जो अंडर ओन सेक्टर है, जो पिछले स्टार परफॉर्मर होते हैं कई टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मनी एंटर कर रहा होता है। और वही एक हमें एक साइन केमिकल सेक्टर में भी दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर भी कोई इतना अच्छा खासा कोई अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। मे बी जो मार्च क्वार्टर रहेगा, मार्च 24 का जो क्वार्टर रहेगा, उसमें काफी एक इंप्रूवमेंट केमिकल कंपनीज में देखने मिलेगी। तो मार्च क्वार्टर यानी कि अगले क्वार्टर के बाद वाला जो क्वार्टर आएगा Q4, वहां पे नंबर थोड़े बेटर आएंगे। कुछ कंपनियों ने साइन दिए हैं कि शायद थोड़ा स्टेबलाइजेशन आ रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन अगर आप कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो पीआई इंडस्ट्री एक अच्छा विकल्प है, एक मल्टी बैगर रहा भी है और आगे भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है जो इसे कैरी करवा सकता है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। जी, हमारा जो दूसरा नाम है वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से है, EMS स्पेस से, और कंपनी का नाम है केल्स टेक्नोलॉजी, जो कि एक लीडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस एंड IoT सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और कंपनी का जो बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, मेडिकल, एरोस्पेस, डिफेंस एंड IoT डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में देती है। और कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो सेमीकंडक्टर स्पेस में कंपनी 2 नए प्लांट्स तेलंगाना में फेज 1 और कर्नाटक में फेज 2 ला रही है। और कंपनी को ऑर्डर भी मिल चुका है ग्लोबल मेडिकल सप्लायर से। तो आने का जो आगे की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो भी काफी हेल्दी है कंपनी की। और जो कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस है वो 1700 से 1800 करोड़ रुपए की है जिस FY24 की।
जो हमें लगता है आसानी से अचीव हो जाएगी, और जो मार्जिन के लेवल है वो मिड टीज डिजिट में रहने वाले हैं एबिटा मार्जिन। तो कंपनी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लग रही है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 2800 रुपीज तक है। तो 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए अगर आप बेट करना चाह रहे हैं तो केन्स टेक एक ऐसी कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं, तलाश सकते हैं। तो ये एक नाम हो सकता है जहां पर आप बेट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा नाम कोई ढूंढ रहे हैं तो ये डाइवर्सिफाइड स्पेस में कामकाज करती है और मेजरली सेमीकंडक्टर के लिए भी काफ़ी काम कर रही है। सनी सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से? मेरे तरफ से दूसरा पिक रहेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, और वो है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 163 और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 190 का, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। कंपनी के कारोबार की बात करें तो एक वन ऑफ द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सदर्न मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है इनका। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। Q2 में इनकी जो ऑर्डर बुक थी तकरीबन 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो कि 3 to 3.5 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स है उसे दर्शाता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। एट द सेम टाइम हमारा ये मानना है कि FY24 में कंपनी तकरीबन 18 से 20% का ग्रोथ दर्ज करेगी, और उसी के चलते मुझे लगता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट रहेगा FY24 में तकरीबन 800 करोड़ के आसपास आएगा, और जो करंट मार्केट कैप है कंपनी का तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है कि काफी एक चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है एक वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और जिस तरह से अब इलेक्शन का ईयर है डेफिनेटली, और इन्हें अगले 3 से 6 महीने में एक अच्छे ऑर्डर इनफ्लो की भी एक उम्मीद करता हूँ मैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से 190 के टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो सनी सर, एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेजरली NHAI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी यही कंपनी कामकाज करती है, और साथ साथ ये मेजर पहले इनका जो थ्रस्ट था वो हैदराबाद साइड पे ज़्यादा था। हैदराबाद 2 इमर्जिंग है तो वहाँ तो अच्छे ऑर्डर हैं ही, प्लस ये डाइवर्सिफाई करके नॉर्थ साइड पे भी काफ़ी एक्सपैंड कर गए। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? जी सुमित जी, आपका जो आपने जो पॉइंट रेस किया एकदम परफेक्ट है कि पहले सदर्न फोकस कंपनी थी और अब ग्रेजुअली अब नॉर्थ में भी इनका प्रेजेंस बढ़ रहा है। और इसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन जो रीरेटिंग हम कहते हैं कि एक रिस्क होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करते हो, तो एक पॉलिटिकल रिस्क होता है, एक जियोग्राफी रिस्क होता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होता है। तो C2 से एक बेटर मल्टीपल के भी असाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो NCC ये एक बहुत लंबे समय से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ बेट करना चाह रहे हैं, और ये बात सही है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव आता है, तो आप बेट करना चाह रहे हो तो एक NCC नाम हो सकता है। तो दो नाम दोनों जानकारों की तरफ से बताए जा चुके हैं, लेकिन दो नाम मैं और पूछना चाहूँगा जो इस हफ्ते के सबसे फोकस स्टॉक थे। तो नरेंद्र सर, पहला नाम है बजाज फिनेंस। 7,000 रुपये के जोन में स्टॉक पहुँच गया है, और 200 DMA तो है ही इस तरह, लेकिन एक बहुत समय से ये अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, और उसके बाद भी ये अभी भी चलने को तैयार नहीं है। जो निवेशक इसे लंबी अवधि के मल्टी बैगर के तौर पर देख रहे हैं उनके लिए, जो निवेशक इसमें निवेश करने के लिए देख रहे हैं उनके लिए क्या राय रखते हैं आप? जी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो ये जो पूरा सेगमेंट है कंज्यूमर रिलेटेड एंड कंज्यूमर रिलेटेड फाइनेंस का, वो तो डेफिनेटली काफी अच्छा रहने ही वाला है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। अभी जो हमने कुछ हेडविंड्स देखी थोड़ा सा रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे एग्रेसिव लैंडिंग नहीं करने का सुझाव गया है, तो ये थोड़े बहुत जो शॉर्ट टर्म में है, प्लस वैल्यूएशन का जो एक मार्केट को था, ग्रोथ और वैल्यूएशन का जो ट्रेड ऑफ है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव कंपनी के लिए रहा, हमने देखा है। लेकिन जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेफिनेटली कंपनी देती रहेगी, तो इसमें बने रह सकते हैं। तो बने रह सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में, मीडियम टू शॉर्ट टर्म शायद बहुत परफॉर्म ना करे, लेकिन लंबी अवधि में आप इसे देख सकते हैं। दूसरा नाम जो चुना है मैंने वो है IT मेजर TCS का, क्योंकि ये भी एक लार्ज अंडर परफॉर्मर है, और बायबैक ख़त्म हुआ, मतलब बायबैक का जो एलिजिबिलिटी था वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद अब ये स्टॉक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए 3400-3500 के जोन्स में ही ट्रेड कर रहा है। तो सनी सर, इसे आप कैसे देख रहे हो? देश की सबसे दिग्गज IT कंपनी, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन कोई खास मोमेंटम नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा है, 100-150 रुपये की रेंज में चलता है। क्या करा जाए इसमें? या डेफिनेटली सुमित जी, हमने जिस तरह से जो सेकंड क्वार्टर की कमेंट्री आई थी, IT कंपनी ने एक बात तो काफी क्लियर कर दी थी कि जो अगले 2 क्वार्टर है, दिसंबर 23 का क्वार्टर और मार्च 24 का क्वार्टर, उसमें कोई अच्छी खासी डिमांड आउटलुक है नहीं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कहीं ना कहीं कटौती देखने मिली है इनके US और यूरोपियन क्लाइंट से। उसके चलते नियर टर्म आउटलुक कहीं ना कहीं क्लाउडेड था, सिंगल डिजिट ग्रोथ FY24 में देखने मिलेगा।
हालांकि FY25 में ऑन अ लो बेस ऑफ FY24 थोड़ी सी ग्रोथ बेहतर होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो डील विंस हैं वो कहीं ना कहीं सभी कंपनीज को मिली है। बट एक स्ट्रीट को एक ये भी एक संचय है कि जो लॉन्ग टर्म डील विन है दे हैव कम एट अ लोअर मार्जिन, तो उसके चलते मुझे लगता है कि स्ट्रीट को कहीं ना कहीं एक डाउट है कि अगले 3 से 4 क्वार्टर शायद अर्निंग में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये अगले 3 से 6 महीने अगेन रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा, कहीं ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। हालांकि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ग्रेजुअली SIP रूट के थ्रू एक क्वालिटी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकता है। चले तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा अगले 6 महीने, लेकिन हाँ क्योंकि कंपनी बायबैक कर रही है तो प्राइस को तो एटलीस्ट कमांड कर पा रही है, होल्ड कर पा रही है इस बायबैक से कि फॉल से तो अरेस्ट कर पा रही है, लेकिन बाकी परफॉर्मेंस की तरफ से बहुत नहीं आया है। तो ये दो नाम जो इस हफ्ते काफ़ी चर्चा में भी थे, इसलिए भी इनको शामिल किया। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। अब तक 4 शेयरों पर हम बातचीत कर चुके हैं हमारे जानकारों के जरिए, और कुछ और शेयर, ये कुछ नाम PI इंडस्ट्री जो कि सनी सर ने आपको बताया 4200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। इसके अलावा NCC सनी सर की दूसरी पिक 190 रुपये के टारगेट्स के लिए, नरेंद्र सर ने बोला है ऊनो मिंडा बेट करने के लिए करीब 780 के टारगेट्स के लिए, और केन्स टेक 2800 के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी दाम लगा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। 2 और स्टॉक्स हैं, उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और वीकली टॉपिक्स में हम बातचीत करते हैं इस हफ्ते के बाजार पर भी और साथ साथ उन शेयरों पर भी जिन शेयरों में कुछ हलचल रही, कुछ एक्शन रहा, और अब यहां से हमारे जानकार कौन कौन से शेयरों पर दांव लगाने की राय दे रहे हैं। तो इस हफ्ते बाजार भले ही 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ या फिर मोर लेस फ्लैटिश टोन पे जाके बंद हुआ हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा एक्शन है और स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं, सनी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी और उनके इंडिविजुअल पिक्स पर भी। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा होगा? जी, हमारा तीसरा नाम भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट से ही है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है और कंपनी ऐसे 2-3 सेक्टर से जुड़ी है जो कि आगे आने वाले टाइम पे काफी इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। और कंपनी का नाम है अपोलो पाइप्स, और कंपनी का जो बिजनेस है वो आप चाहे रियल एस्टेट की बात कर लें या फिर गवर्नमेंट फोकस्ड स्कीम्स की बात कर लें, इन सभी में कंपनी का प्रेजेंस है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो, रियल एस्टेट है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट है। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो काफी हाई ग्रोथ सेक्टर्स में है। और अगर आप कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो जो कंपनी का कैपेक्स लेड ग्रोथ है, तो कंपनी काफी एग्रेसिव है अपने कैपेसिटी एक्सपेंशंस में और न्यू प्रोडक्ट लाइंस ऐड करने में। और हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में कंपनी अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करने वाली है। और जो कंपनी का जो यूटिलाइजेशन का टारगेट है वो एटलीस्ट 75% यूटिलाइजेशन आने वाले टाइम में है, ये सारी न्यू कैपेसिटीज को लेकर। और इंडस्ट्री की बात करें तो 10 to 12% का नॉमिनल ग्रोथ इंडस्ट्री में वैसे ही है, और कंपनी ने इसे डेफिनेटली हायर देन इंडस्ट्री ग्रो करके दिखाया। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट है 850 रुपीज का। 850 के टारगेट्स के लिए अपोलो पाइप को यार आप दांव लगा सकते हैं। नरेंद्र सर, आप इसके वैल्यूएशन को लेकर कंफर्टेबल हो? जी हाँ, जिस हिसाब से आप ग्रोथ का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25 to 30% का ग्रोथ कंपनी कर रही है। तो अगर नेक्स्ट 2 इयर्स भी ये ग्रोथ मेंटेन रहता तो वैल्यूएशन यहाँ पे वापस आपको कंफर्टेबल दिखेंगे फॉरवर्ड बेसिस पे। तो अपोलो पाइप 850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बेट कर सकते हो। सनी सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? मेरे तरफ से नेक्स्ट पिक रहेगा कजारिया सिरेमिक, जो कि वन ऑफ द लीडिंग टाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, और करंट मार्केट प्राइस 1315 के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1500 का विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो ये इंडिया की लीडिंग टाइल मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट टाइल मैन्युफैक्चरर है। Q2 में हमने देखा था कि कंपनी के नतीजे ठीक ठाक ही आए थे। हालांकि जो वॉल्यूम का गाइडेंस है कंपनी ने कम किया था, क्योंकि फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं वीक था। बट जो सेकंड हाफ FY24 है उसमें आउटलुक बेहतर रहने की उम्मीद है। हमें लगता है कि FY23 में कंपनी ने जो 346 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था वो बढ़ करके हो जाएगा 481 करोड़ इन FY24 और 587 करोड़ इन FY25। तो पिछले 1-2 साल से ये कंपनी में प्रॉफिट के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं स्टेबल 380-400 के करोड़ के रेंज में स्टेबलाइज हुए थे। और अब मुझे लगता है कि अगले 2 साल में अब इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ भी देखी जाएगी। और इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में करेक्शन हुआ है, गैस प्राइसेस में भी हमने सॉफ्टनिंग होते हुए देखा है। और इसी के चलते मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि जो EBITDA मार्जिन है वो तकरीबन 16-17% के रेंज में बनी रहेगी सेकंड हाफ में और FY25 में।
तो कजारिया सिरेमिक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो एक इनपुट कॉस्ट को लेकर कंसर्न जरूर रहता था कजारिया की, खास तौर से वो गैस के प्राइसेस इनके लिए एक कंसर्न बने थे रिसेंटली, मोरबी वगैरह में जो चेंजेस हुए थे। सो आप मान के चल रहे हो कि वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है? दूसरा, क्योंकि ये शायद अपने प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग में भी काफ़ी चेंज कर रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? या डेफिनेटली ये भी एक हमारा मुख्य कारण था कि स्टॉक को पिक करने का, कि जिस तरह से गैस के प्राइसेस है वो स्टेबलाइज हुए हैं। और अगर हम टाइल्स कंपनी की बात करें तो इसमें जितना भी गैस का प्राइसिंग होता है फॉर्मूला ड्रिवन होता है। जो क्रूड ऑयल और गैस के दाम कम हुए, इसका बेनिफिट 3 से 4 महीने के बाद कंपनी में देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न था गैस प्राइस को, वो कहीं ना कहीं एक इशू रिजॉल्व हुआ है। और आपने बहुत सही कहा कि जो इनका कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है। रिसेंटली कंपनी ने 3 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ जो जीवीटी कैपेसिटी है यूपी सिकंदराबाद में, ये कमीशन भी किए सेकंड क्वार्टर में। एट द सेम टाइम इनका जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था सिरेमिक टाइल का 1.92 मिलियन स्क्वायर मीटर का गेलपुर राजस्थान में, वो भी कमीशन हुआ था सेकंड क्वार्टर में। तो इसका पूरा बेनिफिट हमें अगले 6 से 12 महीने में कंपनी में देखने मिलेगा। कजारिया सिरेमिक्स ये दूसरा नाम है जो कि आपको मतलब बताया गया, तीसरा नाम है सनी सर की तरफ से जिसके ऊपर आप बेट करके चल सकते हैं। और अपोलो पाइप के ऊपर दाव लगाने की राय नरेंद्र सर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। नरेंद्र सर, इस हफ्ते एक और बहुचर्चित स्टॉक रहा था, वो था सिप्ला। तेज बिकवाली आई थी इसमें एक पीतमपुर यूनिट के खबर के बीच में। अदरवाइज आप इसे कैसे मान रहे हो? क्योंकि बहुत सवाल आते हैं इसको लेके, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। जी, फिलहाल सिप्ला हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपनी बात करें तो बिजनेस में ओवरऑल फार्मा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर पाया है। और कोविड के बाद से तो स्पेशली जो परफॉर्मेंस है फार्मा सेक्टर का काफी सबड्यूड रहा है, बोथ फ्रॉम वॉल्यूम फ्रंट एज वेल एज प्राइसिंग फ्रंट। अगर यूएस मार्केट या डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें तो इस टाइप का अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ा दिन के लिए अंडर परफॉर्मेंस तो रह सकता है, लेकिन हाँ, ये क्योंकि न्यूज़ फ्लो ड्रिवन स्टॉक है इसलिए भी इस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल भी होगा। क्योंकि एक दिन खबर आती है, खबर के बाद 10% के आसपास का डिप, और उसके बाद अगले दिन वापस स्टॉक के अंदर एक क्लैरिफिकेशन के बाद 2 से 3% के आसपास का आप मूव, तो इसलिए भी थोड़ा इस पर टिप्पणी करना मुश्किल रहता है। जाने से पहले सनी सर, अब क्योंकि मैंने बात IT बैंक में HDFC बैंक की उठाई ली थी, तो ICICI बैंक को भी मैं नहीं छोड़ सकता, वो भी थोड़ा सा लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा है। सो इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? मुझे लगता है कि जिस तरह से आरबीआई कहीं ना कहीं कॉशियस हुआ है लेंडिंग को लेके, स्पेशली ऑन अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो साइड, इसका एक नॉमिनल इम्पैक्ट ऑब्वियसली सभी बैंक में देखने मिलेगा। क्योंकि जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो होता है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बैंक का 10% से ज्यादा का अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो होता है, स्पेशली ऑन लो टिकट साइज जो 50,000 रुपए के नीचे की टिकट साइज है। तो एक टेम्पररी मे बी अगेन एक रेंज बाउंड ट्रेड फिर से इसमें देखने मिलेगा। बट जब हम इसका एनालिसिस कर रहे थे तो और जिस तरह सभी बैंकों ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि इनके जो CAR रेशियो है उस पर भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, 30-40 बिप मैक्स होगा। और अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक भी ओवरऑल लोन बुक की कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन में वो नहीं कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ICICI बैंक को अगले 12 से 18 महीने में 1100 रुपए का 1100 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करेगा। हालांकि इन शॉर्ट टर्म में भी सिंस मार्केट जो टॉप इंडाइसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, उसी के चलते ये भी एक रेंज में चल रहा है। जब भी एक आउट परफॉर्मेंस हम बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक की ओर से आते हुए देखेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ICICI बैंक शुड बी वन ऑफ द फ्रंट रनर टू स्टार्ट मूविंग। तो ये बात सही है कि अगर साइकिल रिकवरी में आती है या बैंक्स लीड करते हैं तो ये ज़रूर आगे दिग्गज दोनों आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर आपका भी, सनी सर आपका भी, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।